नवेल, यहाँ पर आप देखें कि डिस्कस किया था हमने यहाँ पर CVS में। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था ड्रग्स यूज्ड इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव्स। और एंटी हाइपरटेंसिव्स में बहुत सारे जब हमने ग्रुप्स किए थे, उसमें से एक ग्रुप जो शुरू में हमने स्टार्ट ही किया था, वो बोला था कि मोनोथेरेपी के तौर पे आप अगर लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक ड्रग जो है ना आप उसमें ऐड कर दें, और वो डायूरेटिक्स। लेकिन एक डायूरेटिक से अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर आप एक और ड्रग उसके साथ ऐड कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने स्टार्ट डायूरेटिक से न किया हो, बीटा ब्लॉकर से किया हो, एस इनहिबिटर से किया हो, या ARB से किया हो, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से किया हो, तो फिर दूसरी ड्रग के तौर पे उसके साथ ऐड कर सकते हैं डायूरेटिक्स, अगर आपने स्टार्ट डायूरेटिक्स नहीं किया तो। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि बिकॉज दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ द यूरिन। ये फोर्स डायूरेसिस कराते हैं और वॉल्यूम को कम करते हैं, जिसकी वजह से प्री लोड एंड आफ्टर लोड कम हो जाता है। और उसका एक इफेक्ट जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स भी है, लॉन्ग टर्म अगर यूज़ आप उसका करते हैं तो। थायराइड डायूरेटिक्स हमने देखा था कि इन द बिगिनिंग दे काज्ड एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन ऑफ द नॉर्मोटेंसिव करते हैं पेशेंट को बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा वॉल्यूम को डिक्रीज करके। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्लाज्मा वॉल्यूम फिर रिटर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया एंड एंजियोटेंसिन सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से। लेकिन बाय दैट टाइम 3-4 हफ्ते तक चलाते रहेंगे आपको तो थायराइड डायूरेटिक्स नाउ दिस टाइम डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स। तो ये डायूरेटिक्स जो हैं ये बेसिकली क्या है? ये कोई भी सब्सटेंस जो प्रोमोट करे डायूरेसिस को, अच्छा तो ये इसको हम डायूरेसिस कहते हैं, ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन करते हैं। ये सारे वो एजेंट्स हैं यहाँ पर। अब ये जितने भी एजेंट्स हैं ना यहाँ पर, इसका किडनी पे ही फंक्शन है, ज़ाहिर है यूरिन को जो इंक्रीज करेंगे। क्यों हम इसको इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब देखिए कुछ किडनी की ऐसी डिजीजेज हैं, या कुछ ऐसी डिजीज है नॉट किडनी की, कुछ ऐसी डिजीजेज जहाँ सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और अगर इसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में एल्डोस्टेरोन अगर बढ़ जाए, कॉन्स डिजीज जिसको हम कहते हैं, अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, अगर जैसे एडिनल मेडुला का जो बाहर का लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम एडिनल कार्टेक्स का जो बाहर का लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, उसका अगर ट्यूमर या एडिनोमा हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से हो जाती है कि सोडियम और वाटर की मोर रीअब्जॉर्प्शन, दैट विल लीड हियर टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम से बाहर से यूरिन जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में आ जाएगा, एडिमा हो जाएगी। तो एडिमा को ठीक करने के लिए फिर क्या करना होगा? एडिमा को ठीक करने के लिए वॉल्यूम कम करना होगा, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम वो इंट्रा सेलुलर आ जाए और स्वेलिंग हमारी कम हो जाए। तो आपको डायूरेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपने देखा था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो मेन जो ट्रीटमेंट का जो मेन कॉर्नर स्टोन है वो डायूरेटिक्स है। क्यों? क्योंकि इससे हो जाती है हार्ट फेलियर जब है तो पंपिंग कैपेबिलिटी कम है, हाइपोपरफ्यूजन, और हाइपोपरफ्यूजन की वजह से इंक्रीज रेनिन, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग योर किडनीज, और यहाँ से अगर हाइपोपरफ्यूजन होगी तो रीनल इस्कीमिया, और इस्कीमिया की वजह से हो जाएगी इंक्रीज रेनिन, और रेनिन से एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिनोजन, फिर 1 फिर 2, और एंजियोटेंसिन 2 से तो फिर आपको पता है एल्डोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है, वरना एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपको फिर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करके सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, फिर एडिमा। इसका मकसद है कि यहाँ पर फिर एडिमा हो जाएगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, बढ़ जाने की वजह से फिर आपको डायूरेसिस की जरूरत पड़ेगी, ताकि वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम किया जा सके, ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, और इससे आफ्टर लोड भी कम होगा, और हार्ट का जो फेलियर मैकेनिज्म है वो रिवर्स होगा। तो आपको डायूरेटिक्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो जब हम हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट करेंगे तो डायूरेटिक दोबारा आएंगे उधर, सब हाइपरटेंशन में ही नहीं। दूसरा है जैसे असाइटिस, हेपेटिक असाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर में आप देखें, सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है? सिरोटिक लिवर है, ब्लड प्रेशर आप देखें, जहाँ से पोर्टल जो ब्लड है उसका टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी प्रेशर बढ़ने से फ्लूइड बाहर आएगा, असाइटिस। अब सिर्फ ये असाइटिस यहाँ ही नहीं होगा, उसके साथ साथ क्योंकि लिवर का मसला है, सिरोटिक है, तो उसका सिंथेटिक एक्शन भी कम होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स कम बनेगी, क्योंकि उसकी असल प्लाज्मा प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो लिवर है। अब की बार ये ड्यूअल इफेक्ट, तो इसका मकसद ये है कि इंपेयर्ड प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब की बार हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो नहीं
कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से फिर एडिमा होगी, क्योंकि फ्री वाटर ज़्यादा होगा, दैट विल पुट प्रेशर। भले आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, भले आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बढ़ा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया आपका, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को या तो उसको रिटर्न करें, नॉर्मल लाने की कोशिश करें तो एल्ब्यूमिन देनी पड़ेगी आपको, या फिर उस ऑस्मोटिक प्रेशर को चलो वो कम रहे लेकिन आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को और कम करें, ताकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जब और कम करेंगे तो वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए तो वो जो चीज़ नहीं बन रही है वो देनी पड़ेगी, वो बड़ी कॉस्टली होती है, वो एकदम से आप दे नहीं सकते फौरन, बार बार भी नहीं दे सकते। इसलिए फिर क्या करते हैं, उसका भी हल यही है कि एडिमा को कम करने के लिए वंस अगेन डायूरेटिक्स। अंडरस्टैंड। दूसरा है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर कम क्यों हुआ था, प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही थी, क्योंकि लिवर के अंदर सिंथेटिक एक्शन कम हो गया था, क्योंकि सिरोटिक लिवर है। लेकिन लिवर अगर बना रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स और वो ही ब्लड के अंदर भी मौजूद हैं, एक नॉर्मल क्वांटिटी में थी मौजूद, लेकिन वो जब नॉर्मल क्वांटिटी में वही प्लाज्मा अगर हमारे ग्लोमेरुलस से पास हो रहा है तो वहां ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है यहां पर वो इंजर्ड है, उसमें कोई डिजीज है, कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। अब की बार जब ब्लड वहां से पास हो रहा है तो हमारा प्लाज्मा तो फिल्टर हो जाता है उधर से, यही तो यूरिन है, इसी से तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन से लीक नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन यहां से नहीं जा सकती, तो आपके यूरिन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन न होने के बराबर बल्कि होती ही नहीं है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में अगर वहां कोई डिफेक्ट है तो अब की बार वो जो फिल्ट्रेशन होगी उसमें फिल्ट्रेशन में बाकी सब चीजें भी जाएंगी, अब की बार प्लाज्मा प्रोटीन भी लीक हो जाएंगे, उसमें से कुछ रीअब्सॉर्ब हो भी जाएंगे रास्ते में, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर यहां से लीक होते हैं, इतनी डेंजरस यूं समझ लो कि आपकी प्लाज्मा जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है इतनी डैमेज्ड है और इतनी क्वांटिटी में यहां से जा रहे हैं, और इतनी क्वांटिटी में कि वो 24 आवर यूरिन का जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें पता चलता है कि 3.5 ग्राम्स से भी ज्यादा पर डे हमारे 24 आवर यूरिन सैंपल में मौजूद है अगर प्लाज्मा प्रोटीन, खासतौर पर एल्ब्यूमिन। तो फिर ऐसी कंडीशन का नाम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें क्या होगा, हाइपर एल्ब्यूमिन्यूरिया, पीछे हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ऑन्कोटिक प्रेशर लो ऑन्कोटिक प्रेशर तो बैलेंस लूज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर लूज, आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो नहीं बढ़ा, लेकिन क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर इतना डाउन हो गया है कि वो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, और इससे फ्री वाटर का प्रेशर और हो जाएगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स आते हैं वो आप देखेंगे एडिमा के साथ होते हैं, खासतौर पे फेस पर ऑर्बिटल एडिमा वगैरह। हार्ट फेलियर के पेशेंट खासतौर पे एंकल एडिमा, बायलेटरल आपने देखा होगा, पेटिंग एडिमा होती है। और ऐसे हालत में भी क्या करेंगे आप, ऐसे हालत में या तो रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किडनी की जो इतनी प्लाज्मा प्रोटीन दिन में 3.5 ग्राम दिन में लूज होना, लिवर तो बनाने की कोशिश करेगा पर कितना बना सकेगा, 3.5 में तो उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं, डेली 3.5 की लॉस थोड़ी तो वो कंपेंसेट कर सकता है। और ऐसे हालात में भी शुरू में तो आप जहाँ रहे इतनी एडिमा को कम करने के लिए फिर आपको डायूरेटिक्स फिर देना पड़ेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। तो जहां जहां एडिमा देखेंगे वहां पर आपको, अब ये जो आप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हो, इन डायूरेटिक्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं डायूरेटिक्स, तो काम कहां करेंगे, जाहिर है किडनी पर, और डिफरेंट सेगमेंट्स पर वहां काम करते हैं, और डिफरेंट सेगमेंट्स आपको दिखाते हैं, वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो नेफ्रॉन को अगर आप देखेंगे तो नेफ्रॉन में आपको ग्लोमेरुलस जहां से फिल्टर हो गया, तो जहां से अब एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब होगा, हर जगह पर आपको रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म रोकना पड़ता है ताकि ये यूरिन में पास हो जाए, यूरिन बन जाए, इससे यूरिन प्रमोट होगी। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं, जहां पर जिन जिन सेगमेंट पर मुख्तलिफ ये आपके डायूरेटिक्स वहां काम करते हैं। इसमें एक जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में इनके मैकेनिज्म हम करेंगे, पहले आप इसकी क्लासिफिकेशन पे नजर डालें। हर एक का अपना अपना मैकेनिज्म है और इसी हिसाब से हर एक के अपने अपने थेरापेटिक यूजेस हैं, और जाहिर है उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से अपने अपने कंट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब ये जो आप यहां पे देखें इसको हम कहते हैं यहां पर ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक से क्या मतलब है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का मकसद ये है कि आप इंट्रावीनसली ये ड्रिप फॉर्म में जब देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि ब्लड में तो डायरेक्ट आपने डाल दिया,
वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाते हैं, टिब्यूल में भी आ जाते हैं। कौन से? वो ऑस्मोटिक पार्टिकल्स जो है, आपने दिया मैनिटॉल जैसे, वो फिल्टर हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब नहीं होते। तो तुमने अगर ये बड़े पार्टिकल्स इस तरीके से दिए, अगर आपने वो प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हुए रीनल जो आपका ग्लोमेरुलस है वहां से फिल्टर भी हो गए, लेकिन जैसे ही ये रीनल टिब्यूल्स में आ गए वहां से रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि एपिथेलियम उनको इतनी इजाजत देता ही नहीं। तो कहां रहेंगे? टिब्यूल्स में, ट्यूबुलर फ्लूइड में। अगर ये ऑस्मोटिक पार्टिकल्स ट्यूबुलर फ्लूइड में रहे तो ट्यूबुलर फ्लूइड में वैसे क्या होता है? वाटर के साथ रीअब्सॉर्ब होता है। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स इस वक्त ट्यूबुल में बैठे रहे, जो खुद नहीं जा रहे हैं रीअब्सॉर्ब होके, तो ये काफ़ी वाटर को भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक पार्टिकल्स हैं, और ऑस्मोटिक पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाटर को गैदर करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, और चलते भी रहेंगे। तो वाटर जो रीअब्सॉर्ब होना था, क्या हो सकेगा? हो जाएगा, लेकिन कम होगा, क्योंकि कुछ इन्होंने रोक लिया। और रोक के ये क्या करते हैं? ये खुद यूरिन में पास हो जाएंगे, और यूरिन में पास हो जाएंगे तो वाटर को साथ लेके जाएंगे। तो फिर जो वाटर को साथ लेके जाएंगे तो यूरिन उतनी क्वांटिटी का होगा कि ज़्यादा होगा? समझ ले, तो ज़्यादा होगा। तो फिर सीधा क्यों नहीं बोलते कि ये डायूरेटिक है? तो ऐसे डायूरेटिक्स को कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इनके बारे में हम देखेंगे। इसमें खास दो एग्जांपल्स हैं, एक है मैनिटॉल और दूसरा है यूरिया। ये दिखाए जाएंगे आपको कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका, इनके क्या थेरापेटिक के यूजेस हैं, कौन सी क्लिनिक्स में आप इनको इस्तेमाल करते हो, किन कंडीशंस में। इनके थोड़े डायनेमिक्स पे हम देखेंगे, और आगे चल के फिर दिखाएंगे इनके कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ये चल के आपको दिखाते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, हमारे जो सेगमेंट्स हैं, उनमें वहां पर वो जो फिल्टर होके आया है ना आपके प्लाज्मा से इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट्स, भाई बाइकार्बोनेट्स आ गए वाटर के साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इनको रीअब्सॉर्ब हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकते डायरेक्टली। तो वो ल्यूमिनल साइड पर वो जो एपिथेलियम है जहां पर ये एंजाइम मौजूद है, ये उस बाइकार्बोनेट को अंदर रीअब्सॉर्ब कराने में मदद देता है। कैसे मदद देता है? ये आपको पता है कि अगर बाइकार्बोनेट्स के साथ अगर हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए ये कैटालाइज है। तो इसका मकसद है कि ल्यूमिनल साइड पे क्या होगा? वो जो फिल्टर्ड है आपका बाइकार्बोनेट, जो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके साथ एपिथेलियम से सीक्रेट होने वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बाइंड होके बाइकार्बोनेट बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। बाइकार्बोनेट तो आ रहा है, और बाइकार्बोनेट, ये तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, एकदम से स्प्लिट हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, कहां? सेल में, एपिथेलियम से। वरना माना इसका मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में ये बाइकार्बोनेट अंदर चला गया, वैसे नहीं जा पा रहा था। तो ये किसने किया? लेकिन अगर तुम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दो तो बाइकार्बोनेट जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो क्या वाटर जा पाएगा? क्योंकि वाटर इसी से तो बना था। वाटर हाइड्रोजन के साथ बाइकार्बोनेट के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना था, जो स्प्लिट होके वाटर हो रहे। क्या ये सारा सिलसिला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बाइकार्बोनेट जब बाहर जाएंगे तो वाटर को बाहर लेके जाएंगे। इसके लिए फिर आपको ये चाहिए होता है जिसको डायमॉक्स या एसिड। ये वीक डायूरेटिक है, ये आपको इसमें काम नहीं आएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को या साइटिस, यहाँ थोड़े से स्ट्रांग चाहिए। ये ब्लड प्रेशर की कंट्रोलिंग में, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, असाइटिस, जैसे हेपेटिक सिरोसिस है, इसमें काम नहीं आता है इतना ज़्यादा, वीक है काफ़ी, लेकिन देते हैं बहरहाल कुछ और कंडीशंस में। ये बताएंगे कौन सी कंडीशंस। फिर एक है थायजाइड डायूरेटिक, बार बार करते रहे हम लोग। ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे काम करेगा, ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे क्लोरथायजाइड है, माड्यूरेटिक के नाम से आती है। ये हाइड्रो, वैसे ये अलग से कम ही आते हैं, वैसे आती है क्लोरथायजाइड माड्यूरेटिक से नाम से आती है। अगर अकेला आप वो खाना चाहें, अगर एक सिंगल टेबलेट मोनोथेरेपी के तौर पे, तो ये है। लेकिन ज़्यादातर ये हाइड्रोक्लोरथायजाइड और क्लोरथायजाइड किसके साथ मिली हुई होती हैं? दूसरी ड्रग्स के साथ। जैसे बीटा ब्लॉकर के साथ मैंने बताया था ना आपको, बीटा 1 ब्लॉकर अगर आप देंगे, टेनॉर्मिन, चलें आईसीआई वाले देते हैं टेनॉर्मिन, लेकिन उसके साथ हाइड्रोक्लोरथायजाइड मिलाओगे तो टेनोरिट के नाम से आती है। उन दोनों के साथ मिलके 2 ड्रग्स दे रहे हैं आप। रेनिटेक अगर दे देते हैं आप एस इनहिबिटर, तो उसके साथ ये जोड़ देंगे अगर आप, तो कोरेनिटेक, तो उसके साथ ये मिली हुई होगी। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पे आप देंगे कोएप्रुवाल,
उस अप्रूवल, अगर उसके साथ ये मिला देंगे हाइड्रोक्लोरोथायराइड 12.5 तो ये हो जाएगी को अप्रूवल। और इसी तरीके से यहाँ पर वेरियस ड्रग्स यहाँ पर आपके देखेंगे। तो ये जो है उमन यहाँ पे देख रहे हैं, और इन सब ड्रग्स जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ड्रग्स के अंदर ये क्लोरथाइजाइड, ये हाइड्रोक्लोर भी है, ये मिथाक्लोरथाइजाइड भी है, ये इसमें क्लोरथाइजाइड जो है ये ओनली ड्रग है दैट इज एक्चुअली कमिंग पेरेंटल यूज आल्सो, बाकी सारी ओरल में आती है। तो ये क्लोरथाइजाइड जो है ना, ये पेरेंटल यूज में भी आती है, इसको हम ड्रिप फॉर्म में दे सकते हैं या इवन आईवी स्ट्रेट भी दे सकते हैं। ये है लूप डायूरेटिक्स, जिसको हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। इसमें डायूरेसिस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। ये ख़ास तौर पे वहाँ देते हैं जहाँ एडिमा बहुत ज़्यादा, स्पेशली एडिमा बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये देंगे जब आप तो इमरजेंसी में भी यही दिया जाता है। आईवी इंजेक्शन जो देते हैं ना, ये फ्रूसिमाइड के खास में, जिसको लेसिक्स कहते हैं, लेसिक्स आती है, ये मुख्तलिफ कंपनियाँ देती हैं, लेकिन लेसिक्स आती है, मशहूर है ये फ्रूसिमाइड है, या जैसे बिमेटेनाइड है, कुछ और भी हैं, एमिलोराइड वगैरह, या कुछ ट्राइमेट्रीन, मुख्तलिफ बड़ी मशहूर ड्रग्स है ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है। ये लूप पे काम करती है, लूप ऑफ हेनले पे। और लूप ऑफ हेनले पे क्या करें, सबका काम यही है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकें। वो जब उनकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे तो वो साथ में अपने साथ वाटर भी लेके जाएगा। तो जब आप रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे तो ये इस तरीके से, तो ये बहुत सारी जो ड्रग्स हैं लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो अच्छा खासा पोटेशियम लूज करती हैं। तो ये पोटेशियम लूज बहुत करेंगी और इससे हाइपोकैलेमिया होने के खतरात होते हैं। और अगर आप इनको मुसलसल लेंगे अगर आप, तो पर पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, इससे हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अगर बहुत महीनों तक आपको लेना है तो फिर फ्रूसिमाइड के साथ कुछ ऐसी भी और भी डायूरेटिक दे दें जो पोटेशियम को स्पेयर करें। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स उनको कहते हैं। ये है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, उसको स्पिरोलेक्टोन कहते हैं, ये जैसे एल्डेक्टोन के नाम से आती है। ट्राइमेट्रीन जो है वो पोटेशियम स्पेयरिंग, ये एमिलोराइड, ये ड्रग्स जो है दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग। डायूरेसिस ये भी करेंगी, लेकिन ये पोटेशियम को स्पेयर करेंगे, ये पोटेशियम को कंजर्व करती हैं। तो फिर तुम डायूरेसिस, तुम्हें ये डायूरेसिस इतनी ज़्यादा नहीं कराती, उसके लिए तुम्हें लाजमन ये देनी पड़ती है। ये देने से पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं होती, पोटेशियम लॉस होता है। इसलिए ऐसी टेबलेट दो जिसमें आधा ये पड़ा हुआ हो, आधा ये, समझ गए। इसमें दे देते हैं, जैसे एक ड्रग है जिसमें आप एमिलोराइड भी डालते हैं और इधर ये आप फ्रूसिमाइड भी डालते हैं, दोनों आधा ये उस वो मार्केट में आती है लेसोराइड के नाम से, लेसोराइड, लेस ओराइड, एमिलोराइड। तो उधर पोटेशियम स्पेयरिंग, यानी वो लूज करेगी, ये रोकेगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और डायूरेसिस हमें मिल जाएगी। और ये मुसलसल इस्तेमाल करने वालों के लिए खासतौर पर आप देंगे, हार्ट फेलियर का पेशेंट मुसलसल इस्तेमाल करता है, मुसलसल आप ये नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत पोटेशियम लॉस करेगी। फिर वरना ये है कि ये आप देते हैं तो फिर पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे दें, तो पोटेशियम की जैसे टेबलेट्स आती हैं, तो पोटेशियम की या तो टेबलेट्स दे दें। तो इसका मकसद है कि इसके लिए फिर आपको सीरम में पोटेशियम की लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मॉनिटर करते हैं, अगर पोटेशियम की लेवल इतनी नहीं गिरी तो उस हिसाब से आप पोटेशियम टेबलेट, तो बेहतर ये नहीं है कि लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साथ दे दें, हाफ करके एक ही टेबलेट के अंदर आती हैं दोनों, लेसोराइड है दोनों हों। अब देखिए ये पूरा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें आपने ये देखा ये ग्लोमेरुलस है, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारा लूप। बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे भी होते हैं, तो दिखाया जाएगा आपको कि बाबा बहुत सारे जो एक्शंस आप यहाँ पे देखते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, ये तो बाइकार्बोनेट यहाँ से कैसे जाते हैं अंदर कार्बोनिक एनाइड, तो इसका मकसद है कि ये, और ये है आपका लूप, और उसके बाद ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, वो कलेक्टिंग डक्ट और यूरी। तो इट इज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, डिफरेंट डायूरेटिक्स ग्रुप्स आर एक्टिंग। और मैंने बताया ना आपको कि आप वो बहुत सारी डिजीजेज में इस्तेमाल करते हो डायूरेटिक्स। ये नहीं है कि सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम ब्लड प्रेशर के ड्रग्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव में हम इनको इस्तेमाल करते नहीं, हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी दे रहे हैं। और हार्ट फेलियर के पेशेंट भी नहीं, हमने वहाँ पर हेपेटिक जो सिरोसिस है, सिरोसिस के पेशेंट में भी हमने उसको दिया है, कि एडिमा उधर भी होती है। और फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में हमने उसको दिया है, कि एडिमा तो वहाँ भी होती है। तो हर जगहों पर हमने उसको यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली इसको हम एक्सक्रीशन में या उसके चैप्टर में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इसको हर किताब ने
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिस्कस किया है, भले वो उसकी इंडिकेशंस कार्डियोवैस्कुलर ना हो। आगे से एसिडाजोलोमाइड है, आपको दिखाएंगे आपको कि वो आपके इवन ग्लाकोमा के पेशेंट में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो बहुत ही वीक डायूरेटिक है, डायूरेसिस में इतनी काम नहीं आएगी जितनी वहाँ आएगी। तो वहाँ ग्लाकोमा के पेशेंट में इस्तेमाल होती है, वहाँ पर वो ग्लाकोमा में जो एक्वस ह्यूमर है उसकी सिक्रेशन को भी रोकती है, वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और कुछ और कंडीशंस में आपको बताएंगे। तो सच डायूरेटिक्स में इस्तेमाल इतनी नहीं होती, डायूरेटिक्स के ग्रुप में आती है, लेकिन हाइपरटेंशन और CCF वगैरह में इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें से जो पहला ग्रुप है वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये आपको बताया था यहाँ पर कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में इस जगह से जो ब्लड आ गया है उसके अंदर तुमने डायूरेटिक डाला हुआ है, इंट्रावीनसली आपने ड्रिप लगाई हुई है मैनिटोल की, और मैनिटोल की जो ड्रिप आपने लगाई है उससे ये यहां से फिल्टर तो हो गए हैं, ये यहां भी आ गए हैं, लेकिन यहां से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आगे से तो आपको पता है कि एक 1 मिनट के अंदर 125 मिलीलीटर जो है ये फिल्टर होता है हमारा प्लाज्मा, ये हमारा GFR है, लेकिन यूरिन की शक्ल में बाहर निकलता है सिर्फ 1 ml। तो इसका मतलब 124 ml इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर नेफ्रॉन। और इसके अंदर इसका अंदर अगर आप यूरिन के उस फिल्ट्रेट की कंपोजिशन को चेंज किया तो बाहर यूरिन की क्वांटिटी में चेंज आ जाएगी, थोड़ी भी बढ़ गई। अगर पर मिनट 1 मिलीलीटर निकल रहा है ना, अगर पर मिनट सिर्फ 1 मिलीलीटर और निकल आए, यूरिन बन जाए, तो इसका मकसद है कि जो यूरिन हम पास कर रहे हैं 3 घंटे में वो हर 1.5 घंटे बाद पास करेंगे। सिर्फ फर्क कितना हुआ, वो जो 124 रीअब्जॉर्ब हो रहा था उसमें से 123 हो रहा है, 1 मिलीलीटर और नहीं हो रहा। 1 मिलीलीटर तो शुरू से ही नहीं होता था, अब 1 मिलीलीटर और रुक गया है जो यूरिन बन रहा है, तो इसका मकसद है कि यूरिन की क्वांटिटी डबल हो गई। ये भी बहुत बड़ी डायूरेसिस है। अरे वैसे हर 4 घंटे बाद हमें यूरिन आती थी, अब हर 2 घंटे बाद आएगी। अब नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसका मकसद ये क्या करेंगे, ये अंदर ज़ाहिर है वाटर की डिफ्यूजन को रोकेंगे। ज़ाहिर है वो जो पार्टिकल्स हैं उनका काम क्या, ऑस्मोटिक जो हैं, तो ऑस्मोसिस करते हैं, वाटर को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं, और बाइंड करके रखते हैं। ये वाटर रीअब्जॉर्ब होने जा रहा था, उस वाटर को थोड़े शेयर को उसने रीअब्जॉर्ब होने से बचा लिया, और जो रीअब्जॉर्ब होने से बचा लिया तो फिर होना क्या है इसका, एक्सक्रीशन। यही तो यूरिन है, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया इसके होने की वजह से। तो ये नेट रीअब्जॉर्प्शन जो होगी सोडियम की भी ज़ाहिर रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वाटर जो नहीं जाएगा तो अपने साथ सोडियम को भी रखेगा। ये कॉमनली इनको हम हर जगह तो नहीं, इनको हम ज़्यादातर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, हेड इंजरीज में जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है और सेरेब्रल एडिमा होती है तो ये इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। और इवन कभी कभी इंट्राऑकुलर प्रेशर को बढ़ने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर में बहुत इस्तेमाल, मैनिटोल की ड्रिप्स बहुत इस्तेमाल होती है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो यहाँ पर ये और इवन इंट्राक्रेनियल प्रेशर में खास तौर पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर में अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आपको फ़ौरन कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, तो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर से आप नहीं कर सकते, ऑपरेशन बड़ा डिफिकल्ट होगा। ज़ाहिर है उससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें हर्निएशन होने के चांसेस हैं। तो फिर क्या, बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी यू यूज़ दिस मैनिटोल। तो मैनिटोल की 1-2 ड्रिप लगा देते हैं ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए। और ऐसा ही अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और आप अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिकल प्रोसीजर कोई करना है, तो तब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इन कामों के लिए नहीं होती है इस्तेमाल, जैसे असाइटिस के लिए या आपने कोई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोई इस्तेमाल की हो, ऐसा नहीं होता है। ये खास तौर पे इन कामों में ज़्यादा होता है। तो मैनिटोल इज यूज्ड मोर इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड और इंट्राऑकुलर प्रेशर। इसमें कौन सी ड्रग्स मैंने बताया, ये जैसे मैनिटोल, ग्लिसरीन है, जैसे यूरिया है, या हाइपरटोनिक सेलाइन जो है, हाइपरटोनिक सेलाइन जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा सोडियम होगा तो ज़ाहिर है वो वाटर को भी साथ ले जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये और मैनिटोल और यूरिया जो है ये इंट्रावीनसली ड्रिप फॉर्म में इस्तेमाल होती है। आपके वार्ड में जब आप जाएंगे तो मैनिटोल की ड्रिप्स आप काफ़ी देखेंगे वहाँ पर। अब इसके क्या थेरापेटिक यूजेस हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया आपको। तो मैनिटोल इज यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर में रीनल शटडाउन हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल यूरिन बहुत ही कम है, ओलिगोयूरिया हो गई है, एन्यूरिया तक, तो ये ऐसे हालात में भी यूरिन को पास करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर हो रहा है और अपने साथ वाटर को लेके जा रहा है और ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उस वाटर को यूरिन में कन्वर्ट कर देगा। इवन मकसद कहने का मकसद ये है कि फिजिकल ट्रामा और सर्जरी वगैरह के अंदर जहां रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं, ये मैनिटोल इन दैट कंडीशन आल्सो कीप्स ऑन पासिंग
मेकिंग द यूरिन पास थ्रू दिस आल्सो। तो फिल्ट्रेशन अगर रिड्यूस भी हो जाए ना आपको, तो अगर सफिशिएंट मैनिटोल है अगर आपको, तो यूजुअली ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। भले आपकी फिल्ट्रेशन काफ़ी रिड्यूस भी हो गई है, उसके बाद यूरिन आउटपुट अच्छा खासा ये इंक्रीज कर देता है। तो मैंने बताया ये सेरिब्रल एडिमा के पेशेंट में बहुत देते हैं ये, उसमें एकदम से ब्लड प्रेशर उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये कम कर देगा, और इंट्राऑकुलर प्रेशर, जिनके इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ उनमें भी ये देते हैं यहाँ पर। तो रिड्यूसिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राऑकुलर प्रेशर, इसमें पेरेंट्रली यूरिया जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होती है दूसरे कंट्री में, यहाँ मैनिटोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो ऑस्मोटिक फोर्स देख रहे हैं ना ये, तो ये इंट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम अल्टीमेटली ये एक्सपेंड करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सिर्फ यूरिन के टिब्यूल्स में तो नहीं ना मौजूद, प्लाज्मा में भी तो है ना। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये उम्मन अल्टीमेटली इस्तेमाल होते 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 ये जो आपका प्लाज्मा है उसके वॉल्यूम को कम करेगा कि एक्सपेंड करेगा अल्टीमेटली। तो उस टाइम पे तो आपको ये थोड़ी देर के लिए काम आ गया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वो खुद ऑस्मोटिक है, प्लाज्मा में जब होगा तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा। इसलिए हार्ट फेलियर के पेशेंट में इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ेगा ना तो प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, और हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो प्रीलोड बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, और हार्ट इतना पंप ही नहीं कर रहा है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में इसको इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। वैसे इसके अदरवाइज माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नासिया वगैरह, जैसे ये हेडेक, थोड़ा सा हेडेक आपको इस तरीके से होगा। अदरवाइज इसके माइनर साइड इफेक्ट्स हैं अगर ये हार्ट फेलियर का पेशेंट नहीं है तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में शुड ऑलवेज बी गिवन विथ कॉशियस। दूसरा मैंने आपको बताया ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ये इनहिबिट करके डायूरेसिस करेगा। वीक डायूरेटिक्स हैं ये। अब जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कहाँ है, जहां ये होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल पर। अब देखें प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल है आपका, ये मेजर साइट है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ना प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल पर सोडियम और क्लोराइड की और सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। 66% ऑफ वाटर एंड ऑल दीज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 100% शुगर जो यहाँ से फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जितना यहाँ आया है उसमें से, अब देखो ना 125 पर मिनट आया है, 125 पर मिनट। इसका मकसद ये है कि सबसे पहले उसका हिसाब किताब इधर ही ठीक करो, क्योंकि अगर तुमने यहां ठीक नहीं किया ना तो आगे से बाकी जितने भी यूनिट्स और कंपोनेंट्स हैं ना आपके नेफ्रॉन के, उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये आपके वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब कर सके। जितना करना है इधर ही कर दो। तो यहां कितना करते हैं, 2/3, 66% or 67% ऑफ योर टोटल फिल्टर्ड वाटर ओनली इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल। और साथ में अकेला कि सोडियम भी उसके साथ साथ फिर सोडियम सिर्फ क्लोराइड की हालत में नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो फिल्टर हुआ है 66% यहां पर जाकर फिल्टर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। इसलिए यहां पर इनकी रीअब्सॉर्प्शन को हम रोकने की कोशिश नहीं करते। प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल पर अगर तुमने हरकत की ना और यहां से ये जो 66% यहां से रीअब्सॉर्ब होना था, अगर उसमें से 2% भी रुक गया ना, अगर रीअब्सॉर्ब ना हो पाया तो 3 टाइम्स मोर यूरिन आएगी आपको। इतनी सीवियर किस्म की यहां पर, इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल पर एक्ट करने वाले डायूरेटिक्स बड़े कम होते हैं। उसमें से एक ये है, लेकिन ये ज्यादा नहीं रोकता वाटर की और इसकी रीअब्सॉर्प्शन को ज्यादा नहीं रोकता यहां पर, इसलिए डायूरेटिक बड़ा वीक है ये। बाकी डायूरेटिक यहां हम इस्तेमाल ही नहीं करते। यहां पे हरकत ना करें आप। जिस जगह से 66-70% रीअब्सॉर्प्शन हो, अगर तुमने वहां हरकत की तो डायूरेसिस की क्या हालत हो सकती है आप बता देंगे। यहां ना करें, आगे चल के देख लेंगे। उन जगहों पर जहां ज्यादा परसेंटेज नहीं जाती वहां तुम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। यहां ना करें आप। यहां अगर आपको 1% ही आपने यहां पे रीअब्सॉर्प्शन रोकी तो 1% ही बहुत खतरनाक है। तो ये यहां पर है। तो इसका मकसद ये है कि जो बाइकार्बोनेट है, आपको पता है बाइकार्बोनेट खुद नहीं जा सकते, रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते। अब ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते तो कन्वर्ट हो जाएंगे बाइकार्बोनेट किसमें, कार्बोनिक एसिड में। माना इसका मकसद है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पर हमने देखा ना, यहां पर ये आपके जो बाइकार्बोनेट आ गए जो फिल्टर होके, ये आपके सेल्स हैं, ये आपके एपिथेलियम है, उस जगह पर ल्यूमिनल साइड पर मौजूद है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
और ये बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, बाइकार्बोनेट में ये जो वो जो इवन हाइड्रोजन आया था फिल्टर होके, ये दोनों आपस में मिला के ये क्या कर देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा, जो वीक एसिड है, जिसकी वजह से ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल, और ये यहां आ जाएंगे किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद फिर बाइकार्बोनेट अंदर चला जाता है। इसका मकसद ये है कि ये तरीका अख्तियार किया आपने, क्या, बाइकार्बोनेट को अंदर लेके जाने का। लेकिन अगर ये ना बना हुआ है तो इसको यहां पर अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया तो अगर यहां से इसको आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया तो इसका मकसद ये है कि ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से वाटर की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके आपकी इन इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन को जो रोकता है, तो इसकी वजह से आपका वाटर काफ़ी यहाँ से लूज होता है, और ये डायूरेसिस करा सकता है। यहाँ पर ये डायूरेसिस यहाँ पर करा देगा। अगर ये डायूरेसिस यहाँ पर करा देगा तो इसका मकसद है कि ये डायूरेटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये किस तरीके से यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। ये ल्यूमिनल है, ये यूरिन है, और ये सेल है, ये हमने इंटरस्टिशियम की तरफ जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से ये बाइकार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन वो है जो अंदर से सीक्रेट हुआ है, और यहाँ से ये बन गया क्या, कार्बोनिक एसिड, जो स्प्लिट होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये यहाँ चला गया। और जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां जो मौजूद है, ये कौन, अंदर जो उसके सेल के अंदर वाटर मौजूद है, ये सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है, ये दोनों आपस में वंस अगेन एपिथेलियल साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये इन दोनों को मिला के फिर ये बना देगा क्या, कार्बोनिक एसिड, जो स्प्लिट होके फिर बन जाएगा क्या, फिर वही, और इनमें से हाइड्रोजन जो है ये बाहर चला जाएगा, और बाइकार्बोनेट जो है ये अंदर चले आएंगे यहाँ। और जैसे बाइकार्बोनेट अंदर चले गए तो इसका मकसद है कि ये बाइकार्बोनेट जो यूरिन से ब्लड की तरफ न जा पाता था, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से चला गया। कैसे, वाया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जैसे देखिए ये बाइकार्बोनेट है, खुद न जा पाता, तो आपने इसको कार्बोनिक एसिड में स्प्लिट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इसका मकसद है कि अब ये किस हालत में गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की हालत में गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हालत में अंदर जाके फिर वाटर है। अब आप कहेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे दोबारा बाइकार्बोनेट बनाना है ना, क्योंकि मैंने बाइकार्बोनेट के अंदर लिया है ना मैंने, लेकिन किस हालत में, कार्बन डाइऑक्साइड की हालत। तो जहां से इस हालत में मैं ये लेके आया तो अंदर वाटर मिल गया, चलो तो वाटर मिल के फिर तो ये एसिड बन गया, ये एसिड फिर स्प्लिट हो जाएगा, वीक है, तो ये बन गया क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट यहाँ इसके बेजल सरफेस से, ये बेजल जो लाइन है यहाँ से ये इंटरस्टिशियम आसानी से चला जाएगा। इसका मकसद है कि ये बाइकार्बोनेट इस हालत में यहाँ तक आपने पहुंचाने में ये सर्किल आपने किया, और दोनों जगहों पर इस्तेमाल हुआ है ल्यूमिनल कार्बोनिक एसिड और साइटोप्लाज्म कार्बोनिक एसिड। और ये जब आपने कार्बोनिक एसिड को इधर तोड़ा है और बनाया है बाइकार्बोनेट, तो बच गया ना आपका, ये बच गया, तो इसको बाहर धकेलो और इसको घेर के ले आओ इधर। कैसे, बाय यूनाइटिंग विथ इट टू मेक इट कार्बोनिक एसिड। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें फिर चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये यहां पर। लेकिन अगर तुमने यहां इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर ये बाइकार्बोनेट मुंह तकता दिख जाएगा। आपसे नहीं, ये भाई ये यहां पर सिर्फ बाइकार्बोनेट अकेला रह गया, अब उनसे नहीं, अंदर से आ तो रहा है ना आपका क्या, हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन भी तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये भी तो बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया तो फिर एडिशनल आपको कहाँ से मिलेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन। तो ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। इसका मकसद ये है कि आपको बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो वाटर को भी साथ लेके जाएगा, इससे डायूरेसिस हो जाएगी। वीक डायूरेसिस होती है, लेकिन होती है इसमें एसिटाजोलामाइड, मैंने बताया एसिटाजोलामाइड बड़ा, इसको डायामॉक्स, ये मार्केट में डायामॉक्स के नाम से आता है, बड़ी कम मिलती है ड्रग। मैंने अक्सर देखा है, हमने जो एक दो दोस्तों के उनके मदर्स के ऑपरेशन करवाए हैं, जो ख़ासतौर पे इंट्राओकुलर लेंस जो चेंज करते हैं ना, उसमें इंट्राओकुलर लेंस जो चेंज करते हैं फेकोएमल्सिफिकेशन करके इंट्राओकुलर लेंस जब चेंज करते हैं तो वो लिख के दे देते हैं डायमॉक्स। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन अगर कल है तो बोल देते हैं रात को 2 डायमॉक्स खा के आ जाइएगा। अब डायमॉक्स जो है मैंने अच्छा देखा है काफ़ी कि आम मेडिकल स्टोर पर मिलती नहीं, ये ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर मिलती हैं जहाँ पे आई हॉस्पिटल होते हैं उनके बाहर वाले, तो वो यूज़ ही नहीं होते। ये डायरेटिक्स के तौर पर वो ही यूज़ करते हैं सिर्फ, तो इंट्राकुलर प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए। ये डायूरेसिस इतनी नहीं करती यहाँ, ये खास तौर पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की वजह से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये नहीं कि सिर्फ इधर ही,
ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। खास तौर पे इसका इफेक्ट अभी आपने कहां देखा, प्रीडोमिनेटली प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल पे, दोनों जगहों पर मौजूद है। यहां पर ये क्या करेगा, दीज ड्रग्स रिड्यूस बाइकार्बोनेट से रीअब्जॉर्प्शन, और सिर्फ वो के सोडियम को भी, डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सिर्फ सोडियम के वाटर को भी, तो हो गई ना डाययूरेसिस। दे एक्चुअली काज दिस आल्सो, क्या सिर्फ ये कि हाइड्रोजन की सीक्रेशन भी इनहिबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अंदर बन नहीं रहा है ना। और ड्रग्स में मैंने बताया एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड दोनों की सेम है। अगर हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ऐसे ज़ाहिर है, कभी कभी लूप डायूरेटिक्स लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ड्रग का नाम लिख के, ज़्यादातर ड्रग्स के नाम लिख के क्वेश्चन आते हैं। ड्रग के नाम मकसद ये नहीं कि ब्रांड नेम नहीं, एसिटाजोलामाइड उसको लेके क्वेश्चन आएगा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि एसिटाजोलामाइड है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। मैनिटोल लेके क्वेश्चन आएगा, समझ लेना कि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात हो रही है और कहाँ कहाँ हमने इसको इस्तेमाल किया है और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। डायूरेटिक्स में हमेशा मोड ऑफ एक्शंस को हमेशा कंपेयर किया करो, हर एक का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। और यहां पर हमने देखा कि इसके थेरापेटिक यूजेस, एक तो ये कि डायूरेसिस कराएं, थोड़ी बहुत ही सही, बराबर है, रेयरली यूज्ड एज अ सिंगल डायूरेटिक के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई रेयरली, कभी मुश्किल से आप कभी भी आपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कभी नहीं देखा होगा इसको सेपरेटली आप इस्तेमाल किया हो। ये थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, लेसिक्स वगैरह आपने देखे, फ्रूसेमाइड, जो लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, इनको करते हैं हम लोग, लेकिन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट नहीं होता। ग्लाइकोमा में इस्तेमाल होता है, या इंट्राओकुलर लेंस अगर आप लगा रहे हैं ना, अगर आप, तो एक दिन पहले ही 2 टैबलेट्स देते हैं और उसके बाद एक टैबलेट शायद 1-2 दिन तक और भी देते हैं। तो यूजफुल है इस ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन इन द एक्वेस्यूमर, तो जाहिर वाटर बाहर नहीं आता, एक्वेस्यूमर की साइड जो वॉल्यूम है वो कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर डाउन होता है। दूसरा, कुछ कंडीशंस जो है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट समटाइम्स एडिशनल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है इन सीजर्स डिसऑर्डर्स, जहाँ हाइडेंटोइन वगैरह आपने इस्तेमाल किए, यहाँ पर हम खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं कभी कभी इवन फिट्स में या इनमें। लेकिन अगर इसका आप परसिस्टेंट यूज़ करेंगे ना तो ये उमूमन प्री टॉलरेंस हो जाती है इसकी। तो शुरुआत के टाइम पे फॉर फ्यू डेज यू कैन यूज़ दिस ड्रग अलॉन्ग विथ अदर एंटी सीजर्स, तो ये इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 1, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन, देखो बाइकार्बोनेट को उसने जाने नहीं दिया ना अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करके बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को रोका कि नहीं। अगर रोक दिया तो यूरिन जो एसिडिक होती है, क्या एसिडिक रहेगी कि अल्कलाइनाइज हो जाएगी, तो यूरिन विल बिकम अल्कलाइनाइज। तो यूरिन एनहांस रीनल, तो इससे क्या होगा, दैट मीन्स टू एनहांस द रीनल सीक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आगे चल के आपको बताएंगे अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन का क्या फायदा है। तो जहाँ अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन चाहिए, एसिडिक को अल्कलाइनाइज करें अगर आप, तो फिर ये एसिडाजोलाम इस हालत में देंगे, डायूरेसिस की हालत में नहीं। डायूरेसिस का इसका कोई इतना फायदा नहीं है। दूसरा, जिसको हम कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो लोग उमूमन हायर एल्टीट्यूड्स पर माउंटेन पर जाते हैं, माउंटेनिंग जो करते हैं ना, जब ऊपर जाते हैं जो ख़ास तौर पे, वहाँ पर नाज़िया और वोमिटिंग वगैरह होती है, तो ये जाने से कोई 2-3 पहले डायमॉक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो माउंटेन सिकनेस में हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर ये प्रोफाइलेक्टिक है, इवन मिग्रेन में भी कभी कभी ये प्रोफाइलेक्सिस है, लेकिन मिग्रेन में इतना इस्तेमाल नहीं है। तो जहाँ पर एसिटाजोलामाइड जब भी जहन में आए ना आपको, तो उसकी दो जो खास थेरापेटिक एक्शन, एक माउंटेन सिकनेस में, दूसरा इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ जाए ग्लाइकोमा वगैरह में, सिंगल ड्रग फॉर डायूरेसिस पर्पज इसका इतना कोई खास इस्तेमाल, अल्कलाइनाइजेशन में और सीजर्स वगैरह में टू सम एक्सटेंट। तो ग्लाइकोमा में, डायूरेसिस में लिखा जरूर है हमने, लेकिन डायूरेसिस के तौर पे सिंगल ड्रग थेरेपी में हम इसको नहीं देते। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अभी आपने देखा ना, रिडक्शन इन द बाइकार्बोनेट, तो पीछे हाइड्रोजन को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि इसका एसिडोसिस करा सकती है, यूरिन अल्कलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, जाहिर है इससे। और यहाँ पर ये सोल्युबिलिटी और कैल्शियम साल्ट्स वगैरह इंक्रीज द प्रोपेंसिटी फॉर रीनल कैल्कुलाई, तो बाहर जो है आपको अल्कलाइनाइजेशन करेगी तो कैल्शियम बाहर रुकेगा, और ट्यूब्यूल्स में जैसे कैल्शियम रुकेगा तो वहाँ पर स्टोन्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका मकसद है कि कैल्शियम रीनल कैल्शियम जो कैल्कुलाई होते हैं यहाँ पर, कैल्शियम कैल्कुलाई जो है, कैल्शियम स्टोन्स, उनके चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उमूमन ये हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट में उमूमन इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म जो है वहाँ पर फिर ये एक्यूमुलेट हो सकता है यहाँ पर। अब आपके जो 3 और ग्रुप्स हैं जो हम अगली क्लास में हम टेकअप करके ये डायूरेटिक्स खत्म करेंगे। वन इज द पोटेशियम स्पेयरिंग, another very important is
द लूप डायूरेटिक्स एंड थर्ड वन इज द थायजाइड डायूरेटिक्स। ये वो हैं जो रियली आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इस्तेमाल करते हो। अभी तक जो दो मैंने आपको बताए इनका कोई रोल अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा, ना ब्लड प्रेशर में ना हार्ट फेलियर के पेशेंट में, जहां हमें डायूरेटिक को इस्तेमाल करना है। हम सीवीएस में पढ़ी इसलिए रहे हैं उनको। तो ये 3 ड्रग्स ग्रुप है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के साथ 2 छोटे से ड्रग ग्रुप्स करा दिया। और उनका जैसे मैनिटोल असल जो दिमाग आपका जाएगा वो सेरिब्रल एडिमा में और इंट्राक्युलर प्रेशर में कभी कभी, वरना सेरिब्रल एडिमा में, ये ज़्यादा न्यूरो सर्जरी में इस्तेमाल होता है और एक्यूट रीनल फेलियर में भी। और दूसरा आपने देखा एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर, और उसको मैंने बताया माउंटेन सिकनेस में, डायूरेसिस में बड़ा कम ना होने के बाद बराबर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 2 ग्रुप्स अभी तक आपने यहाँ पे देखे डायूरेटिक्स के। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 और ग्रुप्स करके फिर डायूरेटिक्स वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।